नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। इसे लागू करने के लिए सरकार कई पहलू पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सत्र या अगले सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को सदन में लाने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन जब समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था तो इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थी। 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अब माना जा रहा है कि बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम सहमति बने और सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया जा सकता है और इसके अलावा देश भर के बुद्धिजीवियों और आम लोगों की राय भी ली जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार आम सहमति बन सकती है। साथ ही सवाल यह भी कि एक देश एक चुनाव के बिल पर आम राय के साथ साथ क्या सियासी तनाव भी बढ़ सकता है। बात आज किसी खास मुद्दे पर। एक देश एक चुनाव बेहद खास मुद्दा। चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, महासचिव है पीसीसी से। बहुत स्वागत है स्वर्णिम जी आपका भी। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव की बात चल रही है। कभी कोई समर्थन में बोलता है, कोई विरोध में बोलता है, लेकिन अब बिल की तैयारी में है केंद्र सरकार। कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये रहने वाली है, कितना फायदा इससे होगा और जो विरोध में है उन्हें कैसे साथ लाया जाएगा? देखिए श्वेता, एक देश एक चुनाव इस देश की जरूरत है और आज की जरूरत है, और इसीलिए इसके ऊपर कमेटी बनी थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वो केंद्रीय कैबिनेट से पास भी हो चुकी है। अब क्योंकि ये देश के सामने इशू है, संसद के सामने इशू है, सरकार के सामने इशू है, इसलिए इस पर खुलकर बात होना शुरू हुई है। और ये जरूरी भी है कि जब ये पास हो उससे पहले इस देश भर में इस पर चर्चा हो और इसके बारे में लोगों को जानने का अधिकार भी है। देखिए श्वेता, क्या है कि 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव, 1962 का चुनाव, 1967 का चुनाव, एक देश एक चुनाव था। वहां लोकसभा का चुनाव भी साथ होता था, राज्य के विधानसभा का चुनाव भी साथ होता था। 67 के बाद जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे उन दलों की सरकारें बनना शुरू हो गई, और उनकी जब सरकारें बनना शुरू हुई तो कांग्रेस जैसी तानाशाही प्रवृत्ति की पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ऐसी सरकारों को, राज्य की सरकारों को बर्खास्त करना शुरू किया। 93 बार ऐसी राज्य सरकारें कांग्रेस पार्टी के शासन ने बर्खास्त की। उसके कारण से वहां मिड टर्म इलेक्शन हुए और यह परंपरा टूट गई, और जिसके कारण ये साइकिल बिगड़ गई, और इसलिए बार बार चुनाव का सिस्टम यहां पर आया। एक अनुमान है श्वेता कि 1952 का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और एक ये अनुमान है कि 2019 का जो चुनाव हुआ है उस पर 60,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है लोकसभा के चुनाव में। अगर आप सारे चुनावों को मान लो तो देश की जनता के टैक्स का लाखों करोड़ रुपया इन चुनावों पे खर्च होता है। फिर इसके अलावा जो बार बार आचार संहिता लगती है, कभी कभी इस चुनाव के नाम पर, कभी उस चुनाव के नाम पर, उससे पूरा प्रशासनिक तंत्र प्रभावित होता है। जनता के जो हित है वो प्रभावित होते हैं, विकास के काम रुकते हैं। एक बात और भी है कि जो कोई लोग अपने गांव से दूर किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करते हैं या वहां अपना कोई काम करते हैं, उनको बार बार वोट डालने के लिए वहां पर आना पड़ता है। जब वो नहीं आते किसी कारणवश तो मतदान प्रतिशत भी इससे प्रभावित होता है। अगर आप ये माने कि अगर एक चुनाव एक साथ होगा तो एक व्यक्ति एक बार डालने में हिचकिचाएगा नहीं और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, जन सहभागिता मतदान को लेकर बढ़ेगी। बहुत सारे और भी फायदे हैं जो इस चुनाव के साथ जुड़े हुए। काला धन के ऊपर रोक लगने की संभावना, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगने की संभावना है। लेकिन ये देश ये आज महसूस कर रहा है कि जिस तरीके के बाकी के बड़े और कड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, उसी तरीके से ये एक देश एक चुनाव, जिससे देश का भला है, भारत का भला है, देश की जनता का भला है, वो इस देश में होना चाहिए और उसके ऊपर सबको साथ आना चाहिए। चलिए ठीक है, और इसलिए जेपीसी में चर्चा और उसको आगे ले जाने की बात भी कर रही है। केंद्र सरकार इस पर पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अब पहले भी बात उठी, आवाज उठी एक देश एक चुनाव की, तो इस पर बहस भी छिड़ गई। आज की डेट पे अगर हम बात करें, कांग्रेस का स्टैंड इसे लेकर क्या है? साथ नहीं आ रहे तो विरोध की वजह क्या है? क्या नुकसान आपको लगता है? अगर ऐसा होता है तो इससे नुकसान क्या? देखिए श्वेता जी, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें और जो संविधान ने ये ताकत दी है
कि एक चुनाव होने के बाद में राज्य के जो चुनाव होंगे वो असेंबली 5 साल तक चलेगी। अगर लोकसभा चुनाव होते हैं, जब तक डिसॉल्व नहीं किया जाए तब तक वो 5 साल तक केंद्र सरकार चलेगी। एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट डिसॉल्व की थी, 8 माह पहले चुनाव कराए थे, तो वो भी स्थिति थी। और यदि किसी के पास बहुमत नहीं है तो उसके साथ में या बहुमत घट जाता है, या अगर सरकार गिरने की स्थिति होती है तो क्या 5 साल पहले चुनाव नहीं होंगे। और आज किन स्टेट्स के जो आज कम से कम 5 से 6 स्टेट्स हैं, अगर 29 की अपन बात करते हैं, तो उनके समय से पहले चुनाव कराने होंगे। उसका अधिकार कैसे छीनने का अधिकार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारा संविधान कहता है, संविधान ने यह ताकत दी है कि 5 साल तक सरकार चलेगी, उसको आप हटा नहीं सकते। उसके लिए कम से कम 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, जिसने हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट दी है, पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने मंथन किया और उनकी कमेटी ने रिपोर्ट यहाँ पे सौंपी है। लेकिन इसमें जनता की भागीदारी नहीं थी, इसमें स्टेट्स की भागीदारी नहीं थी, इसमें वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनके आज समयावधि घट सकती है, उनकी भागीदारी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये कहते हैं कि पॉलिसी डिसीजन है जिसमें आचार संहिता लग जाती है, देखिए जो भी विकास की योजनाएं हैं वो लगातार चलती है। अगर चुनाव चल रहे हैं तो भी वो योजनाएं नहीं रुकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कोई नीतिगत निर्णय लेना है तो इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेकर के भी घोषणा की जा सकती है, वो भी प्रावधान है हमारे संविधान में। इसलिए ये तर्क किसी और को दें। सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में जब तक चर्चा नहीं होगी और पार्लियामेंट में आप बात करके जब तक नहीं करेंगे और फेडरल स्ट्रक्चर पर आप जो है प्रहार करना बंद करें, किसी भी स्टेट की अवधि को आपको कर्टेल करके उसको समय से पहले। लेकिन स्वर्णिम जी, एक सवाल इसलिए भी आम जन में जानना चाहते हैं, हम कोई बहुत जानकार या उस पर बड़े लेवल पर चर्चा ना करके, क्योंकि ये सब जुड़ा आम जनता से ही है। सरकारें बनती है वो आम जनता के लिए, फिर राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो। एक सवाल जरूर आम जनता भी समझना चाहती है कि चलिए ठीक है, आपने भी बहुत सारी चीजें बताई कि ठीक है, हक होता है, ये तो तय है कि अमेंडमेंट तो होगा संविधान में अगर आप ये चीजें आगे प्रोसेस में लाते हैं। लेकिन आपको अगर एक देश एक चुनाव करना है तो जब शुरुआत करेंगे तब तो होगा ऐसा, किसी को एक्स्ट्रा वक्त मिलेगा, किसी सरकार को किसी का वक्त से पहले दोबारा चुनाव में जाना होगा। किसी चीज को ट्रैक में लाने के लिए थोड़ा बहुत तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके स्मूथली चल सकता है। एक बार की बात होगी, ये तो एक बार की बात होगी, फिर इसमें क्या? आपकी बात भी सही है। इन्हीं चीजों पर मैं आ रहा हूँ। आप देखिए, आप खर्च की बात करते हैं, आज जितनी मशीनें हमें चाहिए, जो वीवीपैट पे खर्चा होता है, जो मशीनों पे खर्चा होता है, नई प्रोक्योर आपको करनी पड़ेगी उनको रखने के लिए, क्योंकि इनकी 15 साल इनकी उम्र बताई जाती है, जो एक ऑफिशियल आंकड़ा है। आपको हर 15 साल में एक नया खर्चा करना पड़ेगा। अरे 2 स्टेट के इलेक्शन तो एक साथ घोषित करवा के आप करा नहीं पाते, उनके लिए आप 1-2 महीने आगे बढ़ा मुश्किल है, पूरे चुनाव एक साथ कराना। कथनी करनी में तो अंतर हमने अभी देखा। आपको जिसमें फायदा नजर आया, आपने एक मुद्दा उठा दिया, आपके पास अमेंडमेंट करने के लिए आपके पास संख्या बल नहीं है, आपके पास 50%। कुछ कहना चाहिए, एक कमेंट उसमें। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। तो इनको कोई बताए कि 93 बार जिन्होंने राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, हमला वो कर रहे थे या आज हो रहा है? और दूसरी बात, इन्होंने कहा जनभाग्यता नहीं है। जब आपने 1967 तक एक देश एक चुनाव होता था, उसके बाद ये इस तरह के चुनाव हुए, तो क्या जनभागिता हुई थी? क्या जनता की राय ली थी आपने? आज अगर सुनिए, अरे महाराज, आप में फायदा लेने के लिए आप नहीं बोल पाएंगे बात में सर, तो वो सब संवैधानिक, जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान के प्रावधान है, आप कैसे कर सकते हो? क्या आप संविधान अधिकार की बात मत करो, आप संविधान के तहत ये संभव नहीं है। आपातकाल लगाया, जो आज का संविधान है उसमें ये संभव नहीं है, और संविधान के तहत ये चुनाव नहीं हो सकते। जवाब है, लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट सुनिए, चर्चा हो। मैं आपके बात का जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बस संविधान के तहत वो नहीं हो पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी, आपसे एक कमेंट लिया मैंने, आपने भी अपनी बात रखी, वापस आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आपको वक्त भी दूंगी मैं। लेकिन महेश शर्मा जी, महेश जी देखिए, बीजेपी कांग्रेस स्टैंड दोनों का क्लियर है, क्यों होना चाहिए एक देश एक चुनाव, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है, वो आपसे जरूर, ठीक है अमेंडमेंट होगा संविधान में, क्या इससे बहुत बड़ा नुकसान है या फिर क्या फायदा है, या फिर ज्यादा बर्डन सरकार के ऊपर हो जाएगा? और जिस तरह से क्या फायदे हो सकते हैं, लक्ष्मीकांत जी ने कहा उस दिशा में जाएं तो आम जन को वो भी इजी लगेगा कि हाँ, अगर इतना खर्चा, इतना ज्यादा वो है, तो अच्छा है कि एक साथ हो जाए चुनाव, क्योंकि हर कुछ दिन में चुनाव होते रहते हैं और हमेशा हम चुनावी मोड में ही रहते हैं। ये अलग बात है कि किसी के काम कुछ रुकते नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव मोड में कुछ तो प्रभावित होता है। दोनों पहलू समझना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही है, उसकी जो एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इसमें ये प्रश्न नहीं है फेडरेशन वाला, जो जिस तरह की जो बातें की संवैधानिक बात है। तो आज़ादी मिलने के बाद में 47 से 51 साल, 51 में हुआ पहले, 52 में हुआ जो पहला चुनाव,
तो इसमें 4 साल का अवधि लगी एक साथ कराने के लिए। इस तरह से इस एक साथ एक चुनाव, एक राष्ट्र और एक चुनाव करवाने के लिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो किया जाता है, लेकिन उसमें कहीं किसी के संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार छीने नहीं जा सकते, क्योंकि दोबारा एक साथ किए जाने का मतलब है कि हम अधिकार दे रहे हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा है कि इकोनॉमी दृष्टि से देखा जाए तो ये जो मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है कि एक साथ ही चुनाव में जो भी कुछ खर्चा वर्चा जो भी हो जाए। तो दूसरा प्रशासनिक जो है, एक जो खर्चा बनता है, सुरक्षा का जो बंदोबस्त रहता है, उसमें भी आपको बचत होती है, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से पहले लोकसभा कराओ, फिर भी उसके बाद कराओ, और फिर उसके पंचायत कराओ, स्थानीय निकाय कराओ, तो इन चुनावों के अंदर जो व्यय आता है, सुरक्षा और प्रशासनिक जो खर्चा आता है, उसके लिए मतलब क्या कहता है ना, एक अतिरिक्त भार और आता है। अब सवाल ये आता है कि अगर गौर करें लोकसभा चुनाव, अब जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण है, 2023 में आपका लोकसभा चुनाव हुआ, ये 24 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस दौरान 4 विधानसभा के चुनाव हो गए। ये लेकिन बाद में हुए, इस साल के एंड में बाद तक हुए। अब अगले साल 2 विधानसभा के चुनाव और होंगे, तो 6। ये अवधि थोड़ी थोड़ी घटेगी। आप इसको मतलब सामंजस्य बिठाना है और देश को एक साथ लेना है, तो इसके बारे में भी किया जा सकता है, लेकिन वो सब संवैधानिक अधिकार तो आप उसमें उस पीरियड में क्या कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, अगर अगेंस्ट में, क्योंकि आपने अभी इकोनॉमी को लेकर बात की, फाइनेंशियल तौर पर भी इससे फायदा होगा। अच्छा है, अगर पैसे की बचत होती है जो हम चुनाव में फिजूल में खर्च होता है, वो देश के राज्यों के विकास में कहीं लगेगा, उसका यूटिलाइजेशन कहीं और होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर जो इसके खिलाफ है, नुकसान क्या राजनीतिक तौर पर या परिणामों को लेकर, बदलाव को लेकर, इस वजह से भी कहीं डर है पॉलिटिशियंस में? क्या ये भी वजह हो सकती है कि वो नहीं चाहते कि एक साथ हो? नहीं, ये डर होना भी नहीं चाहिए। हाँ। अगर मान लीजिए मुझे मानस बनाना है कि मुझे सरकार बदलनी है, तो मैं दूंगा ही उसके विपक्ष को ही दूंगा। और अगर समर्थक मेरा विचार है तो मैं उसको, जो भी मौजूदा सरकार है उसको दूंगा। तो यहाँ कहीं मतलब क्या कहता है ना, निर्णय, जनता के निर्णय पर संदेह करना, अपने राजनीतिक इरादों को ध्यान में रखते हुए, बल्कि होना यह चाहिए समक्ष पूरा राजनीतिक दल। इसमें जरूर है कि राजनीतिक दलों को सबको एक सोचना होगा देश के लिए कि क्या कुछ कर सकते हैं क्या। अगर ये इसमें अगर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया तो उसमें विचार विमर्श भी होना चाहिए, मतलब सदन में चर्चा और सब कुछ। ठीक है, सब पक्ष देख करके आगे लेना। लक्ष्मीकांत जी, विचार विमर्श होगा ही, क्योंकि तैयारी यही है कि जेपीसी में क्या बिल लाना है, आपको जितना समर्थन चाहिए, वो अंक, वो आंकड़े, उतने लोग साथ होने चाहिए। इसके लिए किस तरह की कोशिश रहेगी, क्योंकि सबका साथ इसमें होना जरूरी है? देखिए, देश हित की बात है, और मैंने अपने बात जब शुरू में कही तो उसके अंत में मैंने यही कहा था कि सबको इसके ऊपर साथ आना चाहिए, क्योंकि ये जनता का सीधे सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये देश का मुद्दा है। क्योंकि देश को एक बड़े महंगे खर्चे से बचाना है, देश को और तरीके के जो हमारे फायदे हो सकते हैं उनको साथ लेकर चलना है, तो इसमें सबको साथ आना चाहिए, इसमें किसी की कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए, पेट में दर्द किनके है? पेट में दर्द उनके है जो देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर देते हैं। पेट में दर्द उनके है कि जब बाबर का ढांचा अयोध्या में ढहा दिया जाता है तो देश की 4 सरकारें बर्खास्त कर देते हैं। पेट में दर्द उनके जो 93 बाद देश की चुनी हुई सरकारों को तानाशाही तरीके से बर्खास्त कर देते हैं। पेट में दर्द उनके है जो मानते हैं कि एक परिवार में पैदा होना इस देश का राजा बनने की शर्त के साथ पैदा हुआ जाता है। पेट में दर्द उनके है जो देश के लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र को जीवित किया था, जब जिन्होंने संविधान बनाया था, तब उन्होंने तो एक देश एक चुनाव की परिकल्पना की थी, उसको बिगाड़ने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जब वो वापस पटरी पर आना चाहता है तो ये बात करने को तैयार नहीं। इनसे पूछो कि 1975 में देश में आपातकाल क्यों लगाया, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। आपने देश की सरकारें बर्खास्त क्यों की, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? बाद में रोओगे, संविधान की हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो देश जिन मुद्दों के साथ जुड़ना चाहता है, देश जिन मुद्दों को समझता है, आज हमारे जैसे गांव से आए लोग भी इनके असली चरित्र को समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, आपने इतिहास में भी गए, आपने उदाहरण भी दिए, लेकिन सवाल ये कि जब हम पिछले पन्ने पलटते हैं, उस पर सवाल जवाब होता है और उधर हम ट्रैक से उतर जाते हैं। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के वक्त में और भविष्य को देखते हुए क्या अहम फैसले होने चाहिए? कांग्रेस, स्वर्णिम जी, कांग्रेस को भी इस लिहाज से सोचना चाहिए, क्योंकि आप बीजेपी के लिए बोलेंगे, बीजेपी कांग्रेस के लिए बोलेगी, ये चलता रहेगा राजनीतिक तौर पर। लेकिन अगर कुछ नया करना है, नई चीज लानी है देश के और यहाँ के युवाओं के भविष्य के मद्देनजर, तो अहम फैसले तो लेने होंगे और उसके लिए साथ आना होगा।
स्वर्णिम जी। श्वेता जी, मेरे और आपके फैसले की बात नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया है, संविधान में जो शक्तियां दी हैं, संविधान में जो समय अवधि दी है एक सरकार को, वो सरकार वहां तक चलनी चाहिए। सीधी सी बात है। और सीधी सी बात है, अरे भाई आप तो ये चाहते हैं सरकारें बर्खास्त करना चाहते हैं। यहाँ पे जो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, वहां चुनाव भी ना कराए आप सरकारें चलाना चाहते हैं। अरे आप अगर एक देश एक चुनाव की बात करते हो तो कम से कम जो पालिकाओं के, नगर निकायों के, पंचायतों के चुनाव करा के दिखा दो। वो तो आपसे हो नहीं रहे। प्रशासक बिठा करके श्वेता जी ये राज चलाना चाहते हैं, प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी राज चलाते हुए, क्योंकि इनके पास संख्या बल नहीं है, संविधान बदलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यहाँ पे जिस तरह से राजस्थान में प्रशासक बिठाए निकायों में, वहां पे चुनाव नहीं करा रहे, जनता को राज नहीं दे रहे, जनता को राज में भागीदारी नहीं दे रहे। उसी तरह से पूरे देश भर में सरकारें बर्खास्त करके नरेंद्र मोदी की परोक्ष सरकार चलाना चाहते हैं। आपने एक जो चिंता जाहिर की वो ये, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, आपने जो चिंता जाहिर की वो ये कि जिसको हक है 5 साल सरकार चलाने का, उसके हक को आप नहीं छीन सकते क्योंकि पहले होंगे चुनाव तो वो होगा। लेकिन महेश जी, एक बार कोई चीज ट्रैक पे लाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। इसमें हक दोबारा चुनाव में जाएंगे, आप जनता के प्रिय होंगे, आप जनता के लिए काम करोगे, जनता दोबारा आपको लेकर आ जाएगी। इसमें डर किस बात का महेश? हाँ, यही कह रहा हूँ कि जो फेडरल जो उसके संविधान की बात, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जब कोई भी देश आजाद होता है या उसके बाद में जो बनता है तो उसकी नीति, आज कौन सा ऐसा देश है जहां बार बार में चुनाव होते हैं? भारत के अलावा कहाँ होते हैं? एक चीज। दूसरा कि ये व्यवस्थाएं जो भी हुई उसकी खामियों में पिछले इतिवृत्त में नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहते हैं। देश का वर्किंग क्लास प्रभावित ना हो, देश का विकास प्रभावित ना हो, और साथ ही जो मतलब और जो भी ये चुनाव की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, जो अनावश्यक रूप से मतलब क्या कहता है ना, जो काम जो बार बार में चुनाव हर साल हो रहे हैं, हर महीने 2-3 महीने के बाद में हो रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई काम करना नहीं चाहती, कर नहीं पाती। अगर उसका मानस है देश के लिए कुछ करने का या राज्य के लिए कुछ करने का, तो ऐसी एक अगर मान लीजिए कि एक समय ऐसा था कि जब 52 में जो चुनाव हुए तो सभी जगह पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार ये क्रम बनता गया 1965-67 तक। अच्छा, इसी पर एक मेरा सवाल रहेगा महेश जी, अभी जैसे मौजूदा स्थिति में होते हैं, केंद्र के चुनाव होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभाओं के राज्यवार चुनाव होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, और हर बार यही बात चर्चा में आती है कि ये दोनों चुनाव अलग तरह के चुनाव हैं। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या वाकई में आम जन का मानस भी राज्यों को लेकर अलग, केंद्र को लेकर अलग रहेगा, या फिर एक हो सकता है? इसका भी डर है कि भाई इस तरह से होगा तो किसी एक ही सरकार बन जाएगी राज्यों में और केंद्र में भी, तो हमें नुकसान होगा। ये विचार भी आ सकता है। नहीं, ये वाली जो चीज है, अगर आप ये देखें, आज चाहे तेलंगाना का उदाहरण ले लें या जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लें या आपका हिमाचल का ले लें, और जितने भी झारखंड का उदाहरण ले लें, ऐसी बात नहीं है। और दक्षिण में भी अगर आप देखें तो दक्षिण में भी कौन सी मतलब क्या कहता है केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सरकारें हैं? नहीं है। देश का ये फेडरल रंग रंगीला होना चाहिए, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, अगर एक साथ चुनाव होने से एक ही पार्टी सर रूली, ये वाली कल्पना करना और इससे डरना, ये नहीं होना चाहिए। जिसको भी घाटा हो, मान लीजिए मौजूदा सरकार को भी घाटा होता तो होना ही तो जी, लेकिन एक बार एक व्यवस्था बन जाए और उसे लाने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कहीं किसी राज्य को करना हो सकता है, किसी को एक्स्ट्रा वक्त मिल सकता है और आगे सरकार कंटिन्यू करने, किसी को वक्त से पहले भी कह सकते हैं चुनाव में जा सकते हैं। अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं जरूर चाहूंगी एक एक कमेंट आप तीनों से 30 सेकंड में। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, 2029 से पहले इसे फाइनल कर लिया जाएगा क्या? वाकई में तैयारी इसी लेवल की है कि अब एक बार करना है तो अब इस बार ही क्यों ना? देखिए, इसकी कमेटी बन गई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट कमेटी में भी रखा गया, वहां से पास भी हो गया है। और जब इतना सब कुछ हो चुका है तो लगता है कि ये हो भी बाकी जगह से भी हो जाएगा। मैं तो केवल ये जो आपने के सवाल उठाया था उसका जवाब देना चाहता हूं। इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है। अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके साथ 2 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में हमारी सरकार बनी। 2014 में भी इन दोनों राज्य सरकारों के चुनाव, दोनों जगह हमारी सरकार नहीं बनी और केंद्र में हमारी 303 सीटों के साथ सरकार बनी। इसलिए मतदाता को डिसाइड करने दो, उसकी बुद्धि के ऊपर सवाल मत खड़ा करो। वो जिसको चाहता है वोट देगा, चाहे राज्य में अगर वो किसी और को चुनना चाहता है चुनेगा, केंद्र में किसी और को चुनना चाहता है चुनेगा। मतलब ये डर तो नहीं होना चाहिए, ये डर नहीं होना चाहिए पॉलिटिशियंस को कि क्या हो सकता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अब क्या लगता है कि क्या वाकई में सियासी तनाव होगा, या जो मैंडेट लेके चल रहे हैं या ऐसा होना चाहिए एक देश एक चुनाव, उस पर विपक्ष साथ आ पाएगा?
या आपको लगता है कि नहीं, आप लोगों को जो एक चीज लग रही है उसी पर ही कायम रहेंगे? देखिए श्वेता जी, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि चुनाव हों, लगातार होते हैं, पहले भी हुए हैं, एक देश एक चुनाव एक साथ हुए, लेकिन हर राज्य के लिए एक चुनाव की सीमा होती है। और जो जब तक आपने संविधान में संशोधन नहीं हुआ, संविधान में बदलाव के बगैर ये संभव नहीं है। ये तो कमेटी ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कमेटी की भी सिफारिश है कि संविधान में संशोधन हुए बगैर ये सब संभव नहीं है। तो जब तक अभी कोई बात ही सामने नहीं आई, आप संशोधन करने की स्थिति में नहीं है, कोई राज्य सरकार जिसको जनता ने वोट देकर के चुना है और बिल्कुल सही चल रही है, देश हित में काम कर रही है, उसको आप कैसे हटा सकते हो? ठीक है, इतना सा जवाब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ठीक है महेश जी, अब दो चीजें हैं, अमेंडमेंट तो होना ही, अमेंडमेंट होगा तभी ये हो सकता है, लेकिन क्या इतना वक्त है? क्या वाकई में ये संभव नहीं है कि 2029 के चुनाव या आने वाले जो चुनाव होंगे वो एक साथ हो सके? ये बिल्कुल सही है। ये वैसे इतना गैप तो देना चाहिए, जब तक का अब बहस और विचार चर्चा और विमर्श वगैरह सब किया जा सकता है, घाटा हानि लाभ भी देखा जा सकता है। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस चीज को आगे बढ़ाए। ये एक सबसे बड़ी बात है कि उसे इसमें कितनी वो राजनीतिक रूप से वो कितनी कुशल रहती है कि वो सबको एक साथ मंच पर लेके आए कि एक साथ एक चुनाव देश भर में हो एक साथ। ठीक है जी, इसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो इसका मतलब कहीं मत भिन्नता है, तो ये मत भिन्नता की स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा क्या हो जिसके बाद विपक्ष साथ आ सकता है, इसमें क्या चीज होनी चाहिए, ऐड ऑन होनी चाहिए, ये ऐसा होना ही नहीं है? आप एक बात पे देखिए श्वेता जी, आज की परिस्थिति में तो ये संभव नहीं लगता, हम तो कह रहे हैं संभव नहीं लगता। जो संवाद, ठीक है, आप करो ना इस्तेमाल करके देखो, कोशिश करके देखो, आप संविधान के विरुद्ध जाकर के देखो, आपको जनता बता देगी। अरे आप संविधान में पहले संशोधन करने के लिए 367 आपके पास, अरे 367 आपका सांसद हो, सब कुछ बात करना, और उससे पहले बयानबाजी कर रहे हो। वक्त इतना है कि आराम से अमेंडमेंट भी हो सकता है, इस पर बातचीत होकर सहमति होके इस इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। देखिए श्वेता, 370 के लिए भी ये लोग यही कहते थे, ठीक है, वो भी हुई ना। 3 तलाक के लिए भी यही कहते थे, वो भी हुई ना। ये भी होगा, जो देश के हित में है सब कुछ होगा, और उसके लिए जो कुछ जरूरी होगा सब कुछ करेंगे। 400 चाहने वालों को 240 पर जनता ले आई, और जनता के, और आज जो जनता के बीच जाकर के जनता की सरकारों के विरुद्ध काम कर रहे हो, वो भी देश देख रहा है, चलने नहीं देगा। बिल्कुल भाषण देते रहो, महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से, और अडानी के जो आप बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी, महेश जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक देश एक चुनाव बेहद अहम मुद्दा है, फायदे भी हम इसकी बात कर रहे हैं, विपक्ष क्यों साथ नहीं आ रहा है वो भी अपनी बात यहां पर रख रहा है, लेकिन इफ एंड बट जो भी हो, लेकिन अगर करना है और देश के हित में है ये फैसला, तो ऐसा होना चाहिए। आमजन क्या सोचता है, क्योंकि राय सभी की ली जाएगी, बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की जाएगी, विपक्ष को भी साथ में आने के लिए बातचीत की जाएगी, और क्योंकि ये एक ऐसा फैसला जिसमें सबको साथ आना होगा। अगर नुकसान ज्यादा है, खर्च ज्यादा है, हमेशा हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो चीजें खत्म होने से फायदा देश का होता है, विकास की राह में आगे बढ़ते हैं, आम जन के ये हित में फैसला है तो इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष ये कहता है उसे कुछ खामी लगती है, तो बिल्कुल सामने आके बैठ के चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी अहम है, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं, और अगर देश की बेहतरी के लिए कोई फैसले लिए जाते हैं तो योगदान सबका होना चाहिए। अब देखना होगा कि अगर 2029 की पहले की बात की जाए तैयारियों को लेकर, तो असंभव कुछ नहीं है, संभव है, और अगर सब साथ आते हैं तो वक्त रहते भी चीजें हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में इस फैसले के बाद या इस पर आगे बढ़ते हैं तो राजनीति के तौर पर बात करें तो क्या तनाव भी उत्पन्न होता है और उसे कैसे शांत किया जाता है, इसलिए चुनौती भी बड़ी रहेगी। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।